हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे नाइटमेयर सीरीज का छठा पार्ट, जिसका नाम है फ्रेडीज डेड द फाइनल नाइटमेयर, जिसमें फ्रेडी फाइनली मारा जाएगा। और फिर यह मूवी सीधी कनेक्ट होगी फ्रेडी वर्सेस जेसन से। ये पार्ट रिलीज किया गया था 1991 में, पिछले पार्ट से 2 साल बाद, और इसकी IMDb रेटिंग 4.9 है। इस मूवी का पिछले पार्ट की कहानी से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है और हमें इसमें एक अलग ही कहानी देखने को मिलेगी और इसमें कैरेक्टर्स भी सारे नए हैं। मैंने इस सीरीज के पहले 5 पार्ट्स को भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी एक बार जरूर देख लें। लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पिछली फिल्म के कई सालों बाद फ्रेडी वापस लौट आया और उसने स्प्रिंगवुड ओहायो के सभी बच्चों और टीनेजर्स को मार डाला। कुछ लोगों ने उसके डर से खुद ही सुसाइड कर लिया और कुछ लोग टाउन छोड़कर भाग गए और अब इस टाउन में सिर्फ एक ही टीनेजर जिंदा बचा है और इसका नाम है जॉन। जॉन को हम एक पैसेंजर प्लेन में देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ है क्योंकि उसे हाइट या ऊंचाई का फोबिया है और प्लेन के बाहर जोरों का तूफान भी आ रहा था। जॉन के सामने बैठी हुई एक छोटी लड़की कहती है कि वो तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि तुम आखिरी हो, और ऑब्वियसली वो फ्रेडी के बारे में बात कर रही है। जॉन के साइड में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो कहती है और अगले ही पल वो औरत बाहर खींच ली जाती है और उसके बाद जॉन की सीट भी प्लेन के नीचे गिरने लगती है। जब वो नीचे गिर रहा होता है तब उसकी आंख खुलती है और वो अपने आप को अपने रूम में पाता है, जिसका मतलब वो एक बुरा सपना देख रहा था या शायद अभी भी देख रहा है, क्योंकि जब वो अपने घर की विंडो से नीचे झांकता है तो अब उसका पूरा घर ही आसमान से नीचे गिर रहा था और फ्रेडी एक झाड़ू को मोर बनाकर उस पर उड़ता हुआ जॉन से मिलने आता है। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी कहीं माँ ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। और जॉन का घर नीचे जा गिरता है। जॉन उससे निकलकर भागते हुए एक रोड पर जाता है और तभी एक बस उसे टक्कर मार देती है जिसे फ्रेडी चला रहा था। फ्रेडी जॉन को स्प्रिंगवुड के बाहर फेंक देता है और उसके सर पे चोट लग जाती है और हमें ये भी पता चलता है कि फ्रेडी किसी कारण से स्प्रिंगवुड बैरियर के बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए उसने जॉन को बाहर फेंका है ताकि वो उसके लिए नए टीनेजर्स को स्प्रिंगवुड के अंदर लेकर आए। लेकिन सर पे चोट लगने के कारण जॉन अपनी याददाश्त खो बैठता है और शहर की तरफ जाने लगता है। इधर शहर में हम एक यूथ शेल्टर को देखते हैं जिसमें प्रॉब्लम में फंसे हुए बच्चों को रखा जाता है। यहाँ की डॉक्टर का नाम मैगी है और इस शेल्टर में अभी 3 पेशेंट्स हैं जिनके नाम है स्पेंसर, जिसे वीडियो गेम खेलना पसंद है, ट्रेसी जिसे उसके फादर अब्यूज किया करते थे, और कार्लोस जिसे सुनने की प्रॉब्लम है। इन तीनों को इस शेल्टर में रहना पसंद नहीं है और ये जल्द ही यहाँ से भाग निकलने का प्लान बनाते हैं। मैगी का एक सीनियर भी होता है डॉक, जिसे ड्रीम्स के बारे में बहुत कुछ पता होता है। वो मैगी को कुछ ड्रीम डीमंस के बारे में बताता है कि वो सपनों में घूमते रहते हैं और जब उन्हें कोई बहुत ही ज्यादा शैतानी इंसान मिलता है तो वो उसे अपनी ड्रीम पावर देते हैं जिससे वो ड्रीम और रियलिटी के बीच आ जा सकता है और लोगों के ड्रीम को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता है। कुछ पुलिस वाले जॉन को यहाँ सड़कों पर भटकते देखते हैं और वो उसे भी इसी शेल्टर में ले आते हैं। मैगी उससे पूछती है कि उसका घर बार किधर है। तेरा घर बार किधर है? लेकिन जॉन को कुछ भी याद नहीं था, उसे सिर्फ इतना पता था कि सोने से उसे डर लग रहा था। मैगी को जॉन की जेब से एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें किसी औरत के मिसिंग होने की खबर थी। इसी दौरान मैगी की नींद लग जाती है और उसे एक छोटा सा सपना आता है जिसमें वो एक बच्ची को अपने फादर के साथ देखती है, लेकिन हमें इस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता। इस लड़की की मदर यहाँ चीखते हुए आती है और मैगी की नींद खुल जाती है। दूसरी तरफ जॉन भी सो जाता है और उसके सपने में भी यही छोटी लड़की दोबारा आती है। अगले दिन जॉन और मैगी दोनों को पता चलता है कि उन्होंने एक ही लड़की को अपने सपने में देखा है। इसके बाद मैगी जॉन को लेकर वापस स्प्रिंगवुड की तरफ निकल पड़ती है, इस उम्मीद में कि उसी जगह वापस जाने से जॉन की मेमोरी ट्रिगर हो जाएगी और उसे सब कुछ याद आ जाएगा। जैसे ही इनकी बेन स्प्रिंगवुड में एंटर करती है तो जॉन को सड़क के बीच वही छोटी लड़की दिखती है और वो बेन रोकने के चक्कर में उसे लगभग क्रैश कर देता है और उन्हें पता चलता है कि इस बेन में कार्लोस, ट्रेसी और स्पेंसर भी छुपे हुए थे ताकि वो शेल्टर से भाग सके। इसके बाद ये पांचों एक टाउन फेयर में जाते हैं
और क्योंकि यहाँ के सारे बच्चे और टीन्स मारे जा चुके हैं तो इन्हें यहाँ सिर्फ एडल्ट्स ही दिखते हैं और इन्हें इन बच्चों का इस टाउन में आना पसंद नहीं आता, क्योंकि बच्चों का यहाँ आने का मतलब है फ्रेडी का वापस आना। मैगी कार्लोस, ट्रेसी और स्पेंसर को वेन लेकर वापस शेल्टर भेज देती है, लेकिन फ्रेडी ऐसा नहीं चाहता था और वो इन्हें एक लूप में फंसा देता है और ये एक ही रास्ते के बार बार चक्कर लगाते रह जाते हैं। मैगी और जॉन यहाँ के एक हाई स्कूल में जाते हैं और देखते हैं कि एक टीचर कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था, जबकि वहाँ कोई बच्चा था ही नहीं। इसी पागल टीचर से इन्हें पता चलता है कि फ्रेडी का एक बच्चा भी था, लेकिन 1966 में उसे फ्रेडी से छीन लिया गया और एक ऑर्फनेज में डाल दिया गया था। दूसरी तरफ बाकी के टीन्स एक ही लूप में बार बार घूमकर थक चुके थे, तो वो यही रात बिताने का फैसला करते हैं और उन्हें एक खाली पड़ा हुआ घर भी मिल जाता है। वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं और इनके अंदर जाते ही दरवाजे से ढेर सारा खून बहने लगता है और धीरे धीरे ये घर एल्म स्ट्रीट हाउस में बदल जाता है। कार्लोस अंदर जाते ही एक बेडरूम ढूंढकर उसमें सो जाता है और उसका नाइटमेयर शुरू होता है, जिसमें उसे अपनी मदर दिखाई देती है और हमें पता चलता है कि कार्लोस की मदर ने बचपन में उसे काफी फिजिकल अब्यूज किया था, जिससे कार्लोस के कान में डैमेज हो गया और वो बहरा हो गया। अगले ही पल उसकी मदर फ्रेडी में बदल जाती है और फ्रेडी एक लंबी सी स्टिक को कार्लोस के कान के आर पार कर देता है और उसकी हियरिंग मशीन भी छीन लेता है, जिससे अब कार्लोस को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो भागते हुए फ्रेडी के फेवरेट प्लेस बॉयलर रूम में पहुंचता है, जहां फ्रेडी उसकी मशीन उसे वापस कर देता है, लेकिन वो उसे इतना ज्यादा मैग्नीफाई कर देता है कि कार्लोस को अब छोटी से छोटी आवाज भी सुनाई दे रही थी। पानी की बूंद की आवाज भी उसे ढोल के जैसे सुनाई दे रही थी, जिससे कार्लोस को बहुत तकलीफ हो रही थी। तो कार्लोस तुरंत ही नल को बंद कर देता है और फिर फ्रेडी ऊपर से एक सुई फेंकता है, जो कार्लोस के लिए मिसाइल से कम नहीं थी। वो किसी तरह उस सुई को भी कैच कर लेता है, लेकिन फिर फ्रेडी ढेर सारी सुई नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो एक बोर्ड निकाल कर अपने फिंगर नाइफ से उसमें स्क्रैच कर तीखी आवाजें निकालता है, जिससे कार्लोस सह नहीं पाता और उसका सर फट जाता है और कार्लोस की मौत हो जाती है। रियल लाइफ में ट्रेसी जब कार्लोस के रूम में जाती है तो उसकी बॉडी वहां से गायब हो गई थी, तो ट्रेसी उसे बाहर ढूंढने चली जाती है। वहीं स्पेंसर पता नहीं कौन सा नशा कर रहा था कि उसे वन टीवी भी चलती हुई नजर आ रही थी, जिसे देखते हुए वो सो जाता है। मैगी और जॉन स्प्रिंगवुड के ऑर्फनेज में जाते हैं। अब जॉन को ऐसा लगता है कि फ्रेडी का खोया हुआ बच्चा और कोई नहीं, वो खुद है, इसीलिए फ्रेडी ने उसे अभी तक नहीं मारा है। कुछ देर बाद इन दोनों को ही ट्रेसी मिल जाती है और वो इन्हें बताती है कि कार्लोस गायब है। इधर स्पेंसर सपने में टीवी देख रहा था और टीवी के अंदर हमें एक कैमियो देखने को मिलता है जॉनी डेप का, जो कि पहले पार्ट में भी ग्लेन के रोल में नजर आए थे। इसके बाद ये टीवी स्पेंसर को अपने अंदर खींच लेती है। जब ये तीनों यहाँ वापस आते हैं तो अब स्पेंसर भी गायब था। फ्रेडी स्पेंसर को एक गेम कैरेक्टर बना के कंट्रोल करने लगता है और फिर उसे रियल वर्ल्ड में फेंक देता है। फ्रेडी अब स्पेंसर को रियल वर्ल्ड में भी कंट्रोल कर रहा था। ये देख इन्हें समझ आ जाता है कि फ्रेडी उसे ड्रीम वर्ल्ड से कंट्रोल कर रहा है, तो उन्हें स्पेंसर को बचाने के लिए ड्रीम वर्ल्ड में जाना होगा। और फिर ट्रेसी जॉन को मार के बेहोश कर देती है और खुद भी थोड़ा मेडिटेशन करके वहां पहुंच जाती है, लेकिन ये दोनों कुछ उखाड़ नहीं पाते और फ्रेडी स्पेंसर को मार देता है और उसकी आत्मा को निगल लेता है। ट्रेसी फ्रेडी से लड़ने जाती है, लेकिन मैगी उसे जगाकर रियल वर्ल्ड में ले आती है, लेकिन ये दोनों जॉन को जगा नहीं पाती और वो डिसाइड करती है कि वो जॉन की बॉडी को लेकर स्प्रिंगवुड से बाहर निकल जाएंगी। इधर जॉन अपने सपने के अंदर उसी घर में जागता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, लेकिन इस बार पूरे रूम में आग लगी हुई थी, तो वो अपनी जान बचाने के लिए विंडो से बाहर कूद जाता है, लेकिन उसका घर एक बार फिर बादलों में था। ग्रेविटी गई माँ, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। और जॉन ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है, लेकिन जॉन एक टेक को खींचकर अपना पैराशूट ओपन कर लेता है और रियल लाइफ में भी उसकी बॉडी बेन से बाहर निकल जाती है। इधर फ्रेडी जॉन के पास आकर उसे बताता है कि जॉन उसका बेटा नहीं है, वो बस उसे यूज कर रहा था ताकि जॉन फ्रेडी की बेटी को यहाँ स्प्रिंगवुड में ले आए, जिसका मतलब है कि मैगी या ट्रेसी में से कोई एक फ्रेडी की बेटी है। इतना कहकर फ्रेडी जॉन का पैराशूट काट देता है और नीचे उसके लिए कुछ स्पाइक्स बिछा देता है। जॉन सीधा इन स्पाइक्स पर आकर गिरता है और रियल लाइफ में उसकी बॉडी में छेद हो जाते हैं और वो मैगी की गोद में मारा जाता है और फ्रेडी जॉन की बॉडी और सोल दोनों को ही खा जाता है।
फ्रेडी इसके बाद मैगी के माइंड में एंटर कर लेता है और जब वो दोनों स्प्रिंग बोट से बाहर निकलती है तो फ्रेडी भी उनके साथ बाहर निकल जाता है और अब उसका बैरियर टूट चुका था। ये दोनों सीधा शेल्टर जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ के लोगों को जॉन, कार्लोस और स्पेंसर के बारे में कुछ भी याद नहीं है, जैसे इन तीनों का कोई अस्तित्व ही ना हो, जिसका मतलब है कि फ्रेडी अब इंसानों की बॉडी और सोल के साथ साथ उनकी मेमोरीज को भी मिटा रहा था। लेकिन डॉग को वो तीनों याद थे क्योंकि वो अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकता है। मैगी अपने घर जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढती है जिससे उसे पता चलता है कि उसे अडॉप्ट किया गया है। अब रात को सोते वक्त मैगी को उसी लड़की का सपना आता है और हमें ये रिवील होता है कि ये छोटी लड़की और कोई नहीं खुद मैगी थी और मैगी ही फ्रेडी क्रूगर की बेटी है। और असल में मैगी कोई सपना नहीं बल्कि एक फ्लैशबैक देख रही है। इसी दिन मैगी की मदर बेसमेंट से रोते हुए बाहर आई थी क्योंकि उसने वहाँ कुछ भयानक देख लिया था। मैगी भी चुपके से बेसमेंट के अंदर जाती है और यहाँ हमें फ्रेडी के कई सारे अलग अलग तरह के फिंगर नाइफ देखने को मिलते हैं। यहाँ कुछ बच्चों के फोटोज और न्यूज़पेपर कटिंग से हमें पता चलता है कि फ्रेडी ने बच्चों को मारने की शुरुआत अपने बेसमेंट से ही की थी और यही सब जानने के बाद उसकी वाइफ बुरी तरह डर गई है। मैगी जब बेसमेंट से बाहर निकलती है तो वो बड़ी हो जाती है। फ्रेडी उसे बताता है कि जब उसकी बेटी को उससे दूर किया गया तो उसने टाउन के सभी बच्चों को मारना शुरू कर दिया और खुद मरने के बाद भी वो रुका नहीं और अब उस टाउन में एक भी बच्चा जिंदा नहीं है और अब बैरियर टूटने की वजह से वो स्प्रिंग बूट के बाहर भी लोगों को मार सकेगा। फ्रेडी ट्रेसी के ड्रीम में भी उसका अब्यूजिव फादर बन के जाता है लेकिन ट्रेसी उसकी बुरी तरह से धुलाई कर देती है और अपने हाथ जलाकर सपने से बाहर आ जाती है। इसके बाद फ्रेडी डॉग के सपने में जाता है लेकिन वो भी एक बेसबॉल बैट से फ्रेडी को कूट के रख देता है। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लेकिन ये लोग फ्रेडी को पीट तो सकते हैं लेकिन उसे मार नहीं सकते। अब असल में फ्रेडी को ये पावर उन ड्रीम डीमन से मिल रही थी। उन्होंने फ्रेडी से प्रॉमिस किया था कि अगर वो उन्हें लोगों की सोल खिलाता रहेगा तो वो फ्रेडी को सपनों में हमेशा के लिए जिंदा रखेंगे। अब डॉग फ्रेडी की स्वेटर का एक टुकड़ा फाड़ लेता है और उसके अलार्म सिस्टम की बजने से वो जाग जाता है। वो समझ जाता है कि स्वेटर के टुकड़े की तरह फ्रेडी को बाहर लाया जा सकता है और क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड में उसे मारना नामुमकिन है तो वो उसे रियल वर्ल्ड में लाकर मारेंगे, जो कि नैन्सी ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुकी है। खैर, मैगी को सपनों में भेजा जाता है जिससे वो फ्रेडी को बाहर ला सके और उसे एक 3D ग्लासेस भी दिए जाते हैं जिससे वो फ्रेडी के माइंड में भी एंटर कर सके। फ्रेडी के माइंड के अंदर मैगी उन ड्रीम डीमंस को भी देखती है। इसके बाद वो फ्रेडी की मेमोरीज में पहुंच जाती है। जब फ्रेडी छोटा बच्चा था, अपनी क्लासरूम में छोटा फ्रेडी एक हैमस्टर को हथौड़े से मार देता है। इसके बाद अगली मेमोरी में फ्रेडी जवान हो जाता है जहां उसका सौतेला बाप उसे बेल्ट से कूट रहा था। I'm sorry, नहीं। लेकिन फ्रेडी एक उस तरह से अपने सौतेले बाप को मार डालता है। मैगी को उस दिन के बारे में भी पता चलता है जब उसकी मदर को फ्रेडी की सच्चाई पता चल गई थी। उस दिन फ्रेडी ने अपनी वाइफ को भी मार डाला था। इसके बाद मैगी उस आखिरी मेमोरी में पहुंचती है जब टाउन के लोगों ने फ्रेडी को जिंदा जला दिया था, लेकिन उसके मरने से पहले फ्रेडी के पास वो ड्रीम डीमंस आए और फ्रेडी को उन्होंने एक ड्रीम मॉन्स्टर बना डाला। खैर, इसके बाद मैगी फ्रेडी को पकड़ के रियल वर्ल्ड में ले आती है और फिर उसके हाथ में जो भी आता है उसे फेंक कर फ्रेडी को मारती है। चाकू, निंजा स्टार्स, तलवार, उसका ग्लव, एरो और आखिरी में वो फ्रेडी के पेट में एक डायनामाइट भी घुसा देती है जिसके फटने से फ्रेडी की बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं और फ्रेडी फाइनली मारा जाता है और वो ड्रीम डीमंस भी रिलीज हो जाते हैं और फ्रेडी इज डेड बोलकर ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, बात करें इस फिल्म की तो ये फिल्म काफी अच्छी हो सकती थी। इसका प्रेमिस मुझे थोड़ा पसंद आया था, लेकिन जल्दी मूवी निकालने के चक्कर में इसकी कहानी में कुछ भी डाल दिया गया और मैंने इस मूवी को बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। अगर आप ये मूवी देखने बैठेंगे तो आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस सीरीज के बचे हुए सारे पार्ट्स काफी अच्छे हैं और अब टाइमलाइन के हिसाब से इस सीरीज का अगला पार्ट फ्रेडी वर्सेस जेसन है, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जल्दी से आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाकर अगला पार्ट फ्रेडी वर्सेस जेसन देख लीजिए। और अगर आप नहीं जानते कि जेसन कौन है तो आप मेरी फ्राइडे द 13 सीरीज भी देख सकते हैं। अब इसका मतलब है कि नाइटमेयर सीरीज में सिर्फ 2 पार्ट ही बाकी रह गए हैं, वेस क्रेवंस न्यू नाइटमेयर और रीबूट।
और इन दोनों ही मूवी का मेन टाइमलाइन वाली कहानी से कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी फ्रेडी वर्सेस जेसन में खत्म हो जाएगी। तो आप उस वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नाइटमेयर सीरीज के अगले पार्ट वेस क्रेवंस न्यू नाइटमेयर के साथ।